हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड साइंस क्लासेस बाय पवन सर में। आज की टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखेंगे तो समास से संबंधित हाई स्कूल का आपको जो भी दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और एक ट्रिक में आपको पूरा का पूरा ये जो समास है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है पहला समास आपका है द्विगु समास। क्या है पहला? द्विगु समास। अगर परिभाषा की बात करिएगा तो वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो तथा जिसमें किसी विशेष समूह का बोध होता हो, यानी पहला शब्द संख्यावाचक होगा। सिंपल सी चीज़ आपको पहचानना है, उसका पहला पद अगर संख्या से शुरू होता है तो द्विगु समास। जैसे मान लीजिए चौराहा, चौराहा यानी चार, चौराहा में चार शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चौराहा। अगर मैं बात करूँ इसको कह सकते हैं चार राहों का समूह। एक शब्द आ रहा है, समूह भी आ रहा है आपका, और चार आ रहा है कि नहीं? नौ, नौ मने 9, नौ यानी 9 रत्नों का समूह। 9 आ रहा है ना, रत्नों का समूह। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप आसानी से देखिए, 9 रत्नों का समूह। इसी तरह से चौ मने 4, मास मने महीनों का समूह, 4 महीनों का समूह। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह जो होता है सप्ताह कहते हैं। तो अगर द्विगु समास की सिंपल सी पहचान आपको बता दें, द्विगु समास की सिंपल पहचान आपका क्या है? अगर उसकी स्टार्टिंग गिनती से होती है तो वह द्विगु समास रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपको जान लेना है, अगर उसकी स्टार्टिंग गिनती से भी होती है, जैसे मान लीजिए दशानन, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको दशानन, तो यानी 10 से इसकी गिनती हो रही है, फिर भी यह द्विगु समास नहीं होगा। 10 से इसमें भी गिनती आ रही है ना, अंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देखोगे इसमें भी आ रहा है, क्या आ रहा है? आप ध्यान से देखिए, इसमें भी अंक आ रहा है, 10 आ रहा है ना। लेकिन अगर अंक आते हुए भी, अगर इसमें अंक से शुरू होती है लेकिन होते हुए भी अगर वो किसी अन्य व्यक्ति की ओर इशारा करती है तो वे द्विगु समास नहीं होकर के क्या हो जाएगा? हमने बताया था बहुव्रीहि हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर उसकी स्टार्टिंग अगर अंक से भी शुरू होती है या नहीं भी होती है, लेकिन अगर वो किसी तीसरे की ओर इशारा करता है तो बहुव्रीहि हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अंक के साथ साथ आपको ये देखना, अंक आ रहा है वो किसी तीसरे की ओर इशारा नहीं कर रहा है तो द्विगु समास होगा। लेकिन अंक आते हुए भी अगर किसी तीसरे की ओर इशारा कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिएगा, अंकों से शुरू होती है, अंक से शुरू होती है तो वो कौन सा? द्विगु समास होगा, लेकिन किसी तीसरे की ओर इशारा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका द्विगु समास का सबसे आसान ट्रिक है। हालांकि हाई स्कूल में एकदम इजी ट्रिक है ये। अंक से स्टार्ट होती है तो हम द्विगु समास कह देंगे, लेकिन कंपटीशन में आप जाइएगा तो ये भी ध्यान देना है, अगर अंक से शुरू होती है फिर भी अगर वो किसी तीसरे की ओर इशारा कर रही है तो वो द्विगु नहीं होकर के बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका ये आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बहुत ही आसान है। अगर परिभाषा से देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन परिभाषा से हट के अगर समझने की दृष्टि से देखा जाएगा तो बहुत आसान है। पहले परिभाषा से देख लिया जाए। वह समास जिसमें पूर्व पद विशेषण यानी पहले वाला पद विशेषण होता है। विशेषण का मतलब आप समझते हो एडजेक्टिव। विशेषण का मतलब क्या होता है? ADJECTIVE, एडजेक्टिव अंग्रेजी में आप पढ़े होंगे। विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? तो यानी पहला पद एडजेक्टिव हो एवं उत्तर पद विशेष से। विशेष से का मतलब होता है जो सब्जेक्ट है जिसकी मैं विशेषता बता रहा हूँ, है ना। तो ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर इसको समझने का प्रयास किया जाए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, आप देखोगे कृष्ण सर्प, तो यानी कृष्ण मतलब होता है काला। काला एक प्रकार का एडजेक्टिव है कि नहीं? काला, पीला। और सर्प, सर्प मतलब वो जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ विशेष से, जिसकी विशेषता बताया जा रहा है। तो यानी सांप की विशेषता क्या है? काला है, यानी काला उसका एडजेक्टिव हो गया। किसकी? सांप का। अगर
किसी भी समास में आप देखते हो स्टार्टिंग वाला जो होता है बाद वाले पद की अगर विशेषता बता रहा हो तो कर्मधारय समास हो जाएगा। यानी शुरुआत वाला पद बाद वाले पद की अगर विशेषता बता रहा हो तो वह कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और है पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब होता है पीला अंबर। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। पीत मतलब होता है पीला, पीत मतलब होता है पीला। तो ये पीला शब्द विशेषता बता रहा है किसका? अंबर का। यानी अंबर की विशेषता बन जा रही है पीला। तो अगर पहला वाला पद बाद वाले की विशेषता बताएगा तो कर्मधारय समास होगा। क्लियर? अगर स्टार्टिंग वाला पद बेटा बाद वाले पद की विशेषता बताता है तो वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद आप देखोगे बाबू, इसके बाद वाला जो पद आएगा अव्ययी भाव समास आएगा। क्या आएगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आप देखोगे वह समास जिसमें पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता। अव्यय का मतलब मैं आपको बता दूं उपसर्ग हो। सिंपल सी चीज, अगर पूर्व वाला पद यानी पहला पद उपसर्ग होता, उपसर्ग आप समझते हैं वाक्य के जो पहले लगा होता उपसर्ग होता है, वाक्य के पहले लग करके शब्द की विशेषता बताए उपसर्ग होता है। तो अगर बात समझने का प्रयास करिए, अगर पूर्व वाला पद यानी पूर्व पद अव्यय मतलब उपसर्ग, अव्यय का मतलब उपसर्ग हो, जैसे मान लीजिए हम यथाशक्ति लिख देते हैं, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति, यथा क्या है? उपसर्ग हो जा रहा है। यथा क्या हो रहा है? उपसर्ग हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है ना। तो आप यथा संभव भी लिख सकते हो, यथा संभव, यथाशक्ति, यथा इच्छा। तो यथा इसमें क्या हो रहा है? उपसर्ग हो रहा है। यथा क्या हो रहा है? उपसर्ग हो रहा है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको, यदि किसी भी समास का अगर पहला पद उपसर्ग हो तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्लियर? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हमको एक मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।